नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा अध्याय जो कि कहता है हमें संसद क्यों चाहिए, यानी कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। संसद मतलब क्या? आपने देखा होगा दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी प्यारी सी, जिसको हम कहते हैं संसद भवन। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि हमारे द्वारा इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको चुनाव में हम इलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारे संसद है, यानी कि एमएलए हैं या फिर एमपीज हैं, वो लोग वहां पर जाकर हमारे विचारों को लोगों के सामने रखते हैं या नेताओं के सामने रखते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सामने रखते हैं, और हम क्या करते हैं, नए नए लॉज जो है वहां पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया पार्लियामेंट, यानी कि क्या हो गया, हमारा संसद भवन। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो संसद पार्लियामेंट भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि यह नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देती है। ठीक है, यहीं पर जाकर हमारे जो है सारे इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए। हमारे लिए क्या किए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है लोकतंत्र में बड़ी गर्व के साथ में कहते हैं कि लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। तो ये जो पार्लियामेंट है, ये उसी चीज का प्रतीक है। ठीक है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, इस बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। कि हम जो कहते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के फैसलों पर ही जो है हमारा तंत्र चलता है, हमारी डेमोक्रेसी चलती है ना। तो ये ऐसा क्यों होना चाहिए कि लोगों को फैसला लेना चाहिए? क्यों ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को डिसाइड कर दिया जाए कि यही बनकर रहेंगे, या फिर वो जो राजा महाराजा वाले जो टाइम होते थे उन्हें क्यों हमने सोचा कि इसको चेंज करना चाहिए और लोगों को अपनी भागीदारी देना शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब से थी, बहुत पुरानी है। जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल जब हम लोग कर रहे थे, हमारी आजादी का भाव जब हमारे दिमाग में आया था, तब से जो हमारी सबसे पहली पार्टी बनी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बीजेपी वगैरह, तो ये सारी पार्टीज बाद में बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में उन्होंने मांग की थी ब्रिटिशर्स से कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य हों। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अपने कुछ लोगों को ही चुन के उन्होंने रखा हुआ था उनकी तरफ से कि ये लोग जो है ये भारत के लिए अपने डिसीजन लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या सोचा, हमने जो है मांग करना शुरू की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन्होंने मांग करना शुरू की कि नहीं भाई, देश हमारा है, लोग हमारे हैं, तो हमारे लिए जो है बातें होनी चाहिए। ठीक है, उस समय क्या होता था कि वो लोग तो फोर्स करते थे, और हम लोग मतलब हर जाति पाति के, हर धर्म के लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, हर सोसाइटी के लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्यों करें या कोई नहीं करे। सबके मन में एक भाव था कि, सबके मन में एक विचार था कि नहीं यार, हमें एक दिन हम जो है आजाद भारत में जी सकेंगे और हमें जीना चाहिए। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो होती थी, जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए करते थे, जो अंग्रेज हमारे लिए करते थे, तो एक थोड़ा सा डर का माहौल था, क्योंकि हम यार कितना ही कुछ कर ले, अगर थोड़ा बहुत कुछ क्रिटिसाइज करने जाते जेल में डाल दिया जाता था, बिना बताए जेल में डाल दिया जाता था, गोली मार दी जाती थी। ठीक है, तो एक डर का माहौल भी था, लोग नहीं कह पाते थे, लोग नहीं क्रिटिसाइज कर पाते थे डिसीजन को कि नहीं, हमें ये डिसीजन नहीं चाहिए, आपने हमारे लिए ये क्यों लिया, हमें कुछ और चाहिए, हमें किसी और तरीके से जीना है, हम नहीं कह पाते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, परिवार होते थे, बच्चे होते थे, सबको अपनी जान का खतरा लगातार लगा रहता था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने धीरे धीरे करके क्रिटिसाइज करना शुरू किया सरकार को कि नहीं, आप जो है हमें लेकर, आप को जो है हमको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने देना होगा। ठीक है, विधायिका में निर्वाचित सदस्य जो है हमारे होने ही होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब जोर पड़ने लगा ब्रिटिश सरकार पे बहुत भयंकर तरीके से। हम लोग जो है थोड़ी सी हिम्मत में आने लगे कि नहीं, अचानक से नहीं हो। आप देखो, ये 1885 में हमें ये विचार आया था और 1909 में जो है भारत सरकार अधिनियम बना था। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन सोचा तो दूसरे दिन सारी चीजें हो गई, लेकिन ये इतने सालों में जो है हमने बहुत मेहनत की। हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, उन्होंने कई सारी मेहनत की, उनको जी जान लगा दी उन्होंने कि नहीं, हमको तो है जो चाहिए ही चाहिए, ये चीज जो हम मांग रहे हैं ये हमको मिलनी चाहिए। तो 1885 में उन्होंने सोचा था कि हमको विधायिका में निर्वाचित सदस्य जो है हमारे होने चाहिए, मतलब लॉ मेकिंग में जो है हमारी तरफ से कुछ लोग होने चाहिए जो हमारे लिए डिसीजन ले सके।
फिर क्या हुआ, बहुत प्रेशर पड़ने लगा ब्रिटिश सरकार पे धीरे धीरे करके, तो उन्होंने क्या किया, 1909 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट निकाला था। ठीक है, अधिनियम एक्ट निकाला था, तो उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसा नहीं कि अलाउ कर दिया कि हाँ आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उन्होंने पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि कुछ लोग जो हैं वो वोट दे सकते हैं, है ना। अब देखो, निर्वाचित करना है, अगर किसी को इलेक्ट करना है किसी को, तो कुछ लोगों को वोट भी देना पड़ेगा, है ना। तो हमारा ये मानना था कि हम सभी को वोट देने का मताधिकार जो है हमको होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, हम अलाउ कर देते हैं कि आप में से कुछ लोग चुनकर आए और हमारे साथ में बैठकर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी को वोटिंग अधिकार दे दिया जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि कुछ हद तक जो है कुछ लोग जो है वो वोट कर सकेंगे और आप में से कुछ लोग इलेक्ट होकर हमारे साथ में बैठ के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो वो लोग कौन थे, किन लोगों को ये हक दिया, तो स्टूडेंट काउंसिल के लोग, या फिर कहा जाए तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी या जो थोड़े से अमीर घरों के थे, ऐसे कुछ लोगों को जो है अलाउ किया कि हाँ आप जो है आप वोट दे सकते हैं। सभी लोगों को, जैसे अभी हम कहते हैं ना कि 18+ से लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन तब वैसा नहीं था, है ना। तो हमारी ये जो हम कहते हैं ना कि 18+ से बड़े जो भी लोग रहेंगे उनको वोट देने का अधिकार है, तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया यहीं से आया क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने की, कि कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि जो है उनके साथ में बैठकर बातचीत करें, लेकिन उनके दिमाग में यहीं से चीज आ गई थी कि भैया हमारा जब भी देश आजाद होगा, हमको जब भी आजादी मिलेगी, हम जो है हर व्यक्ति को मताधिकार देंगे, ठीक है, मत देने का अधिकार देंगे कि वो अपने हिसाब से किसी हर एक व्यक्ति का मत इम्पोर्टेंट होगा कि भाई इसको ये चुनना है, इसको ये चुनना है, इसको ये चुनना है, और उस हिसाब से ही लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और वही लोग जो है पार्लियामेंट में लोगों को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये चीज जो है वहीं से डिसाइड हो गई थी कि भैया हम जो है वो सभी को ये अधिकार देने वाले हैं, ठीक है। इससे क्या आया, हमारा सर्वसंभोविक, एक मिनट, इससे आया हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का आइडिया हमें आया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत निर्धारित किया, अर्थात देश के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है। हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से बड़ा है, ठीक है, जो कि एक तरह से वयस्क हो जाता है, उसको 18 वर्ष से बड़ा ही, क्योंकि ये आयु ऐसी मानी जाती है कि यहाँ पे आके बंदे को समझ आ जाती है कि उसे किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। अब 17, 16, 15 साल के बच्चों को क्या समझ है कि क्या ये होता है। उन्होंने मान लो किसी को भी रैंडमली जाके वोट दे दिया, तो फिर वोटिंग जो है कलेक्टिवली उसमें, तो चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि, ठीक है, क्या होते हैं। लोकतंत्र डेमोक्रेसी लोगों की सहमति पर आधारित होता है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाती है। इसमें कोई शक, कोई डाउट किसी को कि भैया जनता ही बना रही है ना सरकार, और कौन बना रहा है, जनता। हम में से कुछ लोग जो है उस चीज के काबिल है कि चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या फिर सोचते हैं कि हम जो है डिसीजन मेकिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो है हम में से कुछ लोगों की सोच होती है, ठीक है। वही लोग क्या करते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी काम किया होता है लोगों के लिए, लोग सोचते हैं कि इन्हें खड़ा करना चाहिए, मतलब इन्हें चुनाव में जो है खड़ा करना चाहिए ताकि हम इनको चूज कर सके और फिर इनको क्या कर सके, पार्लियामेंट तक पहुंचा सके सांसद के रूप में, ठीक है। तो वो कौन कौन है, ये जो नेता बनते हैं, ये किन में से चुने गए हैं, ये हम ही में से तो चुने गए हैं, हम ही में से उठे हुए लोग हैं, है ना। फिर इनको बनाता कौन है, हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, अपने मताधिकार का यूज करते हैं, हमको लगता है कि ये सही है उसको वोट देते हैं, हमको लगता है नहीं ये गलत है इसको वोट नहीं देते हैं, ठीक है। उनमें से कलेक्टिव वोट जो है वो काउंट होते हैं और फिर जिसके सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं वो क्या करता है, सांसद के रूप में बन जाता है और फिर जो है वो वहां पर पार्लियामेंट में हमें जाके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र लोगों की सहमति पर आधारित है। हमने सहमति दी कि हाँ भाई हमें इन्हें चुनना है, तो ही वो लोग वहां जाके पहुंचे ना, ठीक है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाती है। भाई हमारी सरकार है, कहने को देखा जाए तो हमने ही तो अपने माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या किया, अपनी सरकार बनाई। हमें लगता था कि हमको ये वाली सरकार चाहिए, ये वाले 5 साल इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, अब हमें इस सरकार को बनाना चाहते, तो हमने उन लोगों को चूज किया। तो किन्होंने चूज किया, हम ही ने चूज किया, ठीक है।
संसद की भूमिका क्या होती है इस बारे में अब हम समझते हैं, क्योंकि पूरा हम जो जिसके बारे में समझना चाहते थे वो तो यही था कि पार्लियामेंट क्या होता है ना। तो अब समझो कि संसद की भूमिका क्या है। हर 5 साल में निर्वाचित यानी कि जो इलेक्टेड लोकसभा में देश के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होता है, जिसे सांसद या फिर एमपी या संसद सदस्य कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है? सांसद या एमपी या फिर एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। आपने देखा है 5 साल में इलेक्शन होते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा जो है चुना जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हमें मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से लोगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, लोकसभा में देश के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से यानी कि जहां से लोगों को चुनाव के लिए अनुमति दी गई है कि भैया हाँ, यहाँ से इतने एरिया के लिए एक बंदा होगा, इतने एरिया के लिए एक बंदा होगा। तो जो एरिया है ये क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। तो भैया यहाँ से जो सांसद इलेक्ट होगा वो उस पूरे एरिया का ध्यान रखेगा और उस पूरे एरिया में डेवलपमेंट करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो कैसे होता है, हर 5 साल में निर्वाचन होता है। ठीक है, भारत की संसद 3 तरीके से है, एक तो अध्यक्ष, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इन सभाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत की संसद में कितने, ये 3 चीजें हैं, राज्यसभा, लोकसभा और अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय सरकार और विपक्ष का चुनाव करना किस तरीके से होता है इस बारे में हम जान लेते हैं कि देखिए, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। सरकार बनाने के लिए एक पार्टी के पास लोकसभा में संसदों का बहुमत, मेजोरिटी होना चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, संसद लोकसभा की यदि हम बात करें तो लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती है, 545। ठीक है, या ऐसे तो होती है 543, और ये जो 2 होते हैं मनोनीत एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो ये कुल सीटें इतनी होती है, मनोनीत एंग्लो इंडियन होते हैं। तो यदि किसी को अपनी सरकार बनानी है, ठीक है, अब इलेक्ट तो हो गए, लेकिन यदि सरकार बनानी है तो बहुमत कितना होना चाहिए, 272। यानी कि यदि बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी है यानी कि क्या, उनके जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के कुछ लोग खड़े हुए, ठीक है, अब खड़े हुए तो उनमें से चुने भी गए। ठीक है, अब वो जो जीतते हैं ना, तो उनको कलेक्टिवली जब देखा जाता है कि हाँ भैया, इस पर्टिकुलर पार्टी के 272 सदस्य या फिर इससे ज्यादा हो रहे हैं, तो वो सरकार क्या बनाएगी, अपनी सरकार बना लेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है ये बहुत कम केसेस में होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी ही इतने बहुमत से जीत जाए। ठीक है, क्या होता है कि वो मैं भी आपको बताऊंगी। सरकार बनाने के लिए अधिकतर क्या करना पड़ता है ना, कि ये बहुमत तो एक पर्टिकुलर पार्टी को आता नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो, कि जो दूसरी पार्टियां हैं जिसमें से भी उनको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोट किसके आए, कांग्रेस के आए, मान लो कि सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के आए, उससे थोड़े से कम वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के आए, और उससे थोड़े से कम वोट जो है वो बीजेपी के आए। इस तरीके से आए हैं, मतलब टोटल जब हमने करके देखा। ठीक है, तो अब इसके जो वोट आए हैं वो कुछ 100 के आसपास लोग जीते हैं, इनके जो वोट आए हैं वो कुछ 100, इसको मान लो 172 जीते हैं, और इसके मान लो कि 100 जीते हैं, और इसके मान लो कि 50 जीते हैं। ठीक है, अब ये अकेले तो सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि बहुमत सरकार बनाने के लिए कितना है, ये 172। ठीक है, अब ये 172 से तो सरकार नहीं बना सकती, तो सरकार बनाने के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी से कितने लोग होने चाहिए, 172 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, इसके साथ में क्या बना लेगी, कोलिजन, मतलब ये दोनों क्या मिलेंगे, हाथ मिला लेंगे कि भैया अपन दोनों हाथ मिला लेते हैं, हमारे जो है नंबर ज्यादा है, आपके कम है, लेकिन आपको भी क्या है, हम सरकार में ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितने हो जाएंगे, 272 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनके क्या हो जाएंगे, बहुमत में ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, समय अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। सत्तारूढ़ दल होता है, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है। ठीक है, नेता क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है। अब इनका जो नेता, मान लो कि कांग्रेस से राहुल गांधी जो है इनके नेता है। ठीक है, अब ये राहुल गांधी है तो राहुल गांधी की सरकार बनी। अब इसमें से आप जो है वो इन दोनों के मेंबर्स में से थोड़े से इनके कम है। ठीक है, तो ये कोलिजन जो बनेगा ना, ये जो कोलिजन बनेगा, ये कोलिजन का जो लीडर रहेगा वो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, पीएम ने कैबिनेट का चयन किया। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करते हैं, कैबिनेट का चयन करते हैं। अब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो अपनी कैबिनेट का चयन करते हैं कि भैया मुझे ये मंत्री चाहिए, इनको मैं स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहता हूँ, इनको मैं गृह मंत्री बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इनको मैं शिक्षा मंत्री बनाना चाहता हूँ। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने कैबिनेट का चयन करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसको हम जो है
और अच्छे से ये जो कोलिजन मैंने आपको समझाया ना, इसको और अच्छे से हम समझेंगे। कार्यपालिका या कार्यकारी का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। तो लोकसभा में सत्तारूढ़ जो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब जो जीत गई, जो अब सत्ता चलाएगी, ठीक है, रूलिंग पार्टी के नेता के रूप में प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों का चयन करते हैं। ठीक है, कैबिनेट बनाने के लिए क्या करते हैं, अपनी पार्टी के सांसदों का चयन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से ये मंत्री परिषद होता है। ठीक है, पूरा मंत्री परिषद होता है। अब मंत्री परिषद से जो राज्य मंत्री जब जुड़ जाते हैं और फिर राज्य मंत्रियों से कुछ और उप मंत्री जुड़ जाते हैं, तो सारे मिला के क्या बनाते हैं, उप मंत्री का पूरा एक काफिला बनाते हैं। ठीक है, पूरा एक ये जो सारे मंत्री जो होते हैं ना, ये मिलके क्या कहलाते हैं, उप मंत्री कहलाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों का चयन करते हैं। ठीक है, वो अपनी पार्टी में से चुनते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो दूसरी पार्टी में से कुछ चुन लेंगे कि हाँ मेरे को ये पसंद है तो उनको रख लिया। वो अपनी पार्टी में से चुनते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इनको मैं जो है मेन कैबिनेट में रखना चाहता हूँ। ठीक है, आ रही है बात समझ। हम क्या करते हैं, इसके बाद में समझ लेते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, जिसके बारे में आपको बताई थी, गठबंधन सरकार की। भैया क्या होता है कि इनको कुछ वोट मिले हैं, इनको कुछ वोट मिले हैं, इनको कुछ वोट मिले हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इनकी इनसे अच्छी बनती है, ये इनके साथ में गठबंधन जो है बना सकते हैं, और इनका गठबंधन यदि बना तो 272 से ऊपर जो है इनकी सीटें हो जाएंगी। ठीक है, कि भैया इनकी भी ज्यादा नहीं, इनकी भी ज्यादा नहीं, लेकिन मिलके जो है हो रही है। तो क्या करते हैं, अपना गठबंधन बना लेते हैं। गठबंधन यदि बना लेते हैं तो इनके जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में आगे आते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल कभी कभी गठबंधन सरकार बनाने के लिए समान चिंताओं वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी गठबंधन सरकार होती है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि हमारी राज्यसभा किस तरीके से काम करती है। तो राज्यसभा द्वारा शुरू किए गए कानून की समीक्षा और परिवर्तन, यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो में राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ कि एक हमको क्या करना है, लॉ पास करवाना है। मान लो महिलाओं से लेकर कोई सा लॉ पास करवाना है, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, एक बिल पारित करना पड़ेगा। बिल में लिखना पड़ेगा कि हम जो है ये चीजें चाहते हैं और इसी तरीके से चीजें होनी चाहिए जिसकी हम डिमांड करें। अब ये बिल जो है ये पहुंचता है लोकसभा में। लोकसभा में जब ये पहुंचता है तो लोकसभा में रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, ये सब मिलके क्या करते हैं, बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। फिर जब ये लोकसभा के स्पीकर इसको पास कर देते हैं तो ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जब ये पास होता है तभी ये बिल जो है ये लॉ का फॉर्म लेता है, नहीं तो ये बिल जो है सिर्फ बिल बनकर ही रह जाता है। ठीक है, तो राज्यों की परिषद क्या कहलाती है, राज्यसभा। राज्य जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, इनकी परिषद क्या कहलाती है, राज्यसभा कहलाती है। 250 से अधिक प्रतिनिधि इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देखो क्या होता है, 250 से ज्यादा सदस्य नहीं होते, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 250। ठीक है, अब 238 जो होते हैं वो क्या होते हैं, राज्य और केंद्र शासित जो भी प्रदेश होते हैं उनसे प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और जैसे 238 तो ये हो गए, और 12 जो है वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। कहाँ से करते हैं, लोकसभा में से मनोनीत करते हैं, इलेक्ट करते हैं कि हाँ भैया ये लोग जो है हमको और राज्यसभा में चाहिए। ठीक है, अब ये तो ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 238 ही हो, कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 250 हो, कम भी हो सकते, पर इनसे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राज्यसभा का जो है कामकाज हमें देखने को मिलता है। सरकार का नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ठीक है, संसद में एक सत्र एक प्रश्न काल से शुरू होता है। ठीक है, एक क्वेश्चनिंग आवर होता है जिसके दौरान संसद प्रश्न पूछते हैं, सांसद क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। ठीक है, ये संसद है कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा राज्यसभा टीवी जो हमारी आती है, बहुत ही बढ़िया न्यूज मिलती है आपको उस पे। आप अगर आप देखोगे, आप दूसरे जो न्यूज चैनल आज तक है, एनडीटीवी है, इनमें क्या है, बहुत कहानियां एक बॉलीवुड जैसा लगने लगता है कभी कभी इनकी न्यूज हम देखते हैं। तो यदि आपको अच्छी न्यूज देखनी है, सही तरीके से चीजों को समझना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, राज्यसभा टीवी देखिए। उसमें जो है आपको पूरा दिखाया जाता है कि किस तरीके से कौन से नेता ने अपनी बात रखी है, क्या उसे जवाब मिला गया है, क्या आगे उसका और प्रोसीजर होगा। ये ड्रामा वगैरह जो है, ड्रामेटिकल हेडलाइंस होती है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें बहुत प्रॉपर एक जिस तरीके से न्यूज होनी चाहिए उस तरीके से न्यूज होती है। तो उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से पूरा चलता है। जैसे जब संसद में जब मीटिंग होती है ना, तो उसका पूरा टेलीकास्ट उसको दिखाया जाता है कि क्या क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई। ठीक है, तो प्रश्न काल एक आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें सांसद जो है वो प्रश्न पूछते हैं कि भैया ये चीज है किस तरीके से हुई है, आगे बढ़ी नहीं बढ़ी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने प्रश्न जो है वहां पर रखते हैं। अब अपोजिशन पार्टी का क्या रूल है, अपोजिशन पार्टी मतलब क्या, एक तो रूलिंग पार्टी,
ठीक है, जो पार्टियां थी उनमें से जो जीत गई, ठीक है, जिसके बहुमत आया वो रूलिंग पार्टी हो गई, ठीक है। अब जो नहीं जीती थी, जिसका बहुमत नहीं था, लेकिन उस पार्टी के भी कुछ मेंबर्स इलेक्टेड थे, है ना, जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लोग थे, कांग्रेस पार्टी के भी, मान लो कि बीजेपी के भी कुछ लोग थे, अगर कांग्रेस की सरकार बनी है तो बीजेपी के भी कुछ लोग जो है वो जीते तो थे चुनाव में, लेकिन वो बहुमत नहीं बना पाए, इस वजह से उनकी रूलिंग पार्टी नहीं बनी, लेकिन वो संसद तक तो पहुंच गए, ठीक है। अब वो जो संसद तक जो पहुंच गए ना, तो वो क्या करते हैं, अपोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, ये एक अहम भूमिका क्यों निभाता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारी सरकार है तो सिर्फ यही होनी चाहिए, ये लोग क्यों बोल रहे हैं, नहीं, देखो अपोजिशन का एक मेन काम है, क्यों, क्योंकि क्रिटिक्स होना भी बहुत जरूरी है। मैं जीत गई, मैं राजा बन गई, अब मेरी तो नियत कभी भी गड़बड़ा सकती है ना, नहीं गड़बड़ा सकती क्या, ठीक है, मेरे अंदर तो कुछ ऐसी भावनाएं आ सकती है कि नहीं ये नहीं करूं, ये ऐसा मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का एक मेन रोल होता है कि वो आपको गलत नहीं करने देती, ठीक है। वो क्या करती है, अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए कि वो अगली बार जीते, तो वो क्या करती है, आपको क्रिटिसाइज करती है, नहीं ये चीज आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, तो जो रूलिंग पार्टी रहती है उसको भी डर रहता है कि हाँ भैया मुझे सही चीजें करनी है, मुझे सही तरीके से चलना है, नहीं तो ये लोग जीत जाएंगे अगले वाले चुनाव में, ठीक है। रूलिंग पार्टी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, वैसे ही अपोजिशन पार्टी का भी एक बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। उसके बाद में हम प्रश्न एक समझ लेते हैं, अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते, जानिए समझिए, अभी तक आपने जो समझा आप उसमें अपने आप को देखिए एक सांसद के रूप में, ठीक है, और आप देखिए कि आप संसद भवन में बैठे हैं और अपने आसपास की चीजों को थोड़ा सा परखिए, आपको क्या लगता है कि आपको क्या सवाल पूछने चाहिए, वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। कानून बनाना, कानून किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, संसद को उन विधेयकों को पारित करने का अधिकार है जो संविधान के कुछ वर्गों में संशोधित करते हैं, ठीक है, ये अधिकार किसको होता है, संसद को होता है, इसके बारे में जो है हम आने वाले चैप्टर्स में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लॉज, और आगे वाले चैप्टर में हम इस चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। संसद में कौन लोग होते हैं इस बारे में भी हम जान लेते हैं, संसद में कौन लोग होते हैं, संसद में अब विभिन्न पृष्ठभूमि के अधिक लोग हैं, ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ जिन लोगों को सुविधाएं एक्सेसिबल होती थी, जो अपने आप को प्रेजेंट करना जानते थे, वो लोग ही चुनाव में खड़े हो पाते थे, लेकिन अब क्या होने लगा है, अब ग्रामीण सदस्य, क्षेत्रीय दलों के सदस्यों में भी वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है, वयस्कों और दलित वर्ग की मतदाता भागीदारी में भी वृद्धि हमको देखने को मिली है, सब लोग जो है उभर के आने लगे हैं, अपने अपने विचारों को रखने लगे हैं, लोगों की सेवाओं में अपनी भागीदारी देने लगे हैं, और संसद में भी जो है इनकी वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। एक प्रश्न और जान लेते हैं, क्या पिछले 65 वर्षों के दौरान लोगों की भागीदारी प्रारंभिक वृद्धि के बाद घटी या फिर बढ़ी या फिर स्थिर है, तो ये जो हमको चुनावी वर्ष दे रखे हैं कि इसमें मतदान प्रतिशत इतना था, इसमें इतना था, इसमें इतना था, देखो यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बहुत ज्यादा बढ़ी, है ना। तो अगर हम देखना चाहें, अगर हम देखें तो अभी जो है मतदान में पिछले 65 वर्षों के हिसाब से तो काफी वृद्धि देखने को मिली है, तो ये क्या है, बढ़ी है, स्थिर नहीं है, बढ़ी है, काफी लोग जो है अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो समझने लगे हैं कि उनका वोट जो है वो देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीटों का आरक्षण, यदि इसके बारे में हम बात करें तो संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों, एससी यानी कि एससी और एसटी के लिए क्या होती है, आरक्षित होती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको सम्मानित नहीं माना जाता था पहले, लेकिन जब से रिजर्वेशन वाली चीज आई है कि नहीं हमको इतनी सीटें जो है इन लोगों को देनी ही देनी है, ताकि उनको भी अपना सम्मान गेन करने में मदद मिले, वो भी अपनी बातें वहां पर रख पाए, क्योंकि ये लोग भी होना बहुत जरूरी है संसद में, क्योंकि हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना है। अब हम साथ में लेके कैसे चलेंगे, यदि मैं सवर्ण की हूँ और यदि कोई अन्य व्यक्ति जो है वो एसटी या फिर एससी से बिलोंग कर रहा है, या फिर मैं एसटी एससी हूँ, सामने वाला व्यक्ति जो है सवर्ण से बिलोंग कर रहा है, वो सवर्ण वाला कह रहा है कि मैं जो है वो तुम्हारे डिसीजन ले लूंगा, रिया तुम चिंता मत करो, तो वो कैसे ले पाएगा, मेरे लिए वो कैसे डिसीजन ले सकता है जब वो मेरी जगह पर रह के उसने जीवन ही नहीं जिया है। तो यदि एसटी और एससी के लिए यदि हमको डिसीजन लेना है या फिर और नई नई रिफॉर्म्स यदि हमको बनाना है, तो वो इन्हीं लोगों से बात करके बनानी पड़ेगी, नहीं क्या, क्योंकि ये लोग जीते हैं अपनी जिंदगी, तो इन्हें पता होता है कि इन्हें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी तकलीफें जो है आ रही है, और इसको हमको रिफॉर्म में लेकर चेंजेस करना है, ठीक है। महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर भी अब बहस हो रही है कि भैया महिलाएं भी चाहती है कि हम भी जो है अपना रिप्रेजेंटेशन संसद में दे, ताकि हम भी जो है अपने, देखो जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, भले वो अन्य जाति के लोग हो या फिर महिलाएं हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। जो
जो उस चीज को जीता है, जो उस चीज में रहता है, वही अपने अनुभव जो है वहां पर रख सकता है। कोई दूसरा अगर यदि उसके डिसीजन लेगा तो शायद ही वो सही हो या फिर जायज भी हो। ठीक है, तो यदि हमें महिलाओं के लिए, ST SC वर्गों के लिए डिसीजन लेना है, नए रिफॉर्म्स लाना है, तो बेहतर होगा हम उन्हें ही वहां तक ले जाए और उन्हीं से राय मशवरा करके ले कि भैया आपको क्या जरूरतें हैं। ठीक है, प्रश्न एक और कहलाता है कि आपको क्या लगता है कि संसद में इतनी कम महिलाएं क्यों हैं? सबसे पहली चीज तो है रूढ़िवादी, कि भैया अभी तक नहीं आई तो आगे भी क्यों आए। ठीक है, व्यवहार करने के लिए माना जाता है। इसमें ज्यादातर महिलाओं को इसका पीछा करने से रोक दिया जाता है। ठीक है, पूर्व में महिलाओं को किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार नहीं था। समकालीन समाज में इसकी लंबे समय तक प्रभाव रहा है। ठीक है, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख दो, मैं इसको समझा भी दूंगी आपको। अभी जो मैंने बोला है उसको अच्छे से लिख लेना, आगे का भी मैं बता रही हूँ। सामाजिक भेदभाव तीसरा पॉइंट है। समाज खुद उन महिलाओं का समर्थन नहीं करता जो रीति रिवाजों या धर्म के खिलाफ जाना चाहती है। जैसे कुछ समाजों में महिलाओं का सार्वजनिक रूप से बोलना भी वर्जित माना जाता था। ठीक है, चौथा है लैंगिक असमानता। ठीक है, कुछ समाज लैंगिक समानता के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। जैसे महिलाओं को शिक्षित करना, बल्कि लड़कों को शिक्षित करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका असर उन महिलाओं की संख्या पर भी पड़ा है जो राजनीति कर सकती हैं। ठीक है, तो इस बारे में आप लिख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये तो हम जानते ही हैं कि क्यों इतनी कम महिलाएं जो है संसद में है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपको क्या लगता है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने इस प्रकार का समर्थन क्यों किया कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार हो? ठीक है, इस बारे में ठीक है, इस बारे में लिखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा लड़ा गया था और वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय लेने में भागीदारी के विचारों से प्रेरित थे। पूर्ण विराम। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का कारण ऐसे नेताओं द्वारा शासित देश में रहना था जो लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील हैं या फिर थे, और जो ब्रिटिश शासन के तहत मौजूद असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त कर सकते थे। एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए लोगों के सपनों और आकांक्षाओं ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वोट देने के अधिकार के सिद्धांत को निर्धारित किया था। ठीक है, और मैं समझा भी चुकी थी कि क्यों ये विचार आए थे, क्यों समर्थन में थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो है ये कह रहा है भारत में मौजूद सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद और राज्य विधानसभाओं सहित 3 स्तर हैं। ठीक है, निम्न तालिका भरे। ठीक है, कौन सा से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है बताइए आप। राज्य और केंद्र के लिए देखिए, आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है आप बताइए कि राज्य और केंद्र में उस चीज को लिख दीजिए। पिछले चुनाव कब हुए थे, आप अपने अपने एरिया वाइज इस चीज को करिए, आप अपने एरिया वाइज इस चीज को ढूंढिए और यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, आइए दोहराते हैं, यहाँ पे आके जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए दोहराते हैं, समझते हैं। संसद भारत के नागरिकों को निर्णय लेने में, भाग लेने में और सरकार को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को निर्धारित किया, यानी देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, लोकतंत्र का सिद्धांत सहमति है, यानी लोगों की इच्छा, अनुमोदन और भागीदारी। एक तरीका जिससे लोग सरकार को मंजूरी देते हैं वह है चुनाव। लोकसभा आमतौर पर हर 5 साल में एक बार चुनी जाती है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है। ठीक है, संसद राष्ट्रीय सरकार का चयन करती है और इसे नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन करती है और सूचित करती है। यह कानून बनाने में भी भूमिका निभाती है। संसद में कुछ सीटें SC और ST के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण पर अब हो रही है बहस। 60 साल पहले केवल 4% महिलाएं जो थी वो MP बन पाती। यहाँ के हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ आई हो तो थोड़ा सा इसे रिवाइंड करके भी उसको देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है पॉइंट्स जो है हमारे पढ़ते समय छूट जाते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो कोशिश मैंने की है कि मैंने आपको अच्छे से ही सारी चीजें समझाई हो। यदि कोई भी डाउट आता है तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर।